वहाँ पर क्या था कि जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1786 का जो कार्नवालिस के लिए आएगा, है ना। ऐसे करके आपको एक क्रम मिलेगा देखने को। 1786 के बाद क्या आएगा, 1793 का एक्ट आएगा, 1813 का आएगा, 1833 का आएगा, 1853 का आएगा, 1858 का आएगा। जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या उसका महत्व था, आखिर उसमें क्या ऐसा कमी था जिसके लिए कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। ठीक है, तो आइए से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसका प्रावधान क्या क्या था, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, एक नया नाम दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल नया नाम दिया जाता है, नया नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था, जैसे कि बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर था, तो मद्रास का गवर्नर और जो बम्बई का गवर्नर है उसको गवर्नर ही रहने दिया गया। लेकिन साथ ही क्या कि जो बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल दिया जाता किसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल में। ठीक है, तो आगे ये हमारा काम में आएगा जब उसको नोट्स करेंगे तब। तो गवर्नर जनरल को देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, किसे एक बॉक्स में इसको हम लोग डाल दिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल क्या था कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था, इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक, देखिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद, 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और यह जो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद है इसका क्या था कि काम था क्या कि सलाह देना, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो जो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद है, ये वाला जो परिषद है इसका कार्य क्या था, गवर्नर जनरल को सलाह देना। इसका कार्य क्या था, गवर्नर जनरल को सलाह देना, सलाह देना। ठीक है, तो पहला क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, वो वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की, यहाँ पे की लिख देते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। और यह जो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद है इसका बेसिकली काम क्या है कि सलाह देना, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, साथ ही क्या है कि जैसे गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर जनरल जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल
ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है किसको, मद्रास के गवर्नर को और बम्बई के गवर्नर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मद्रास के गवर्नर जनरल, सॉरी मद्रास के गवर्नर, मद्रास एवं बम्बई, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, अधीन कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या था कि कहीं ना कहीं केंद्रीकृत दृष्टि से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन करने का प्रयास किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। लेकिन कुछ कमी रहेगा जिसके कारण से क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाएगा, तब जाकर गवर्नर जनरल को और उसको पावरफुल बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यही काम हुआ, ठीक है। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है। तो अपवाद यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या था कि एक अपवाद था। अपवाद क्या था कि आपात स्थिति में, है ना, आपात स्थिति में मान लीजिए कि युद्ध का घड़ी आ गया हो, मान लीजिए कि तुरंत उसको डिसीजन लेना हो, तो उस क्षण में क्या था कि जो मद्रास के गवर्नर थे और जो बम्बई का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर जनरल से बिना पूछे भी वह कहीं ना कहीं वो युद्ध में भाग ले सकता था, या किसी से मान लीजिए कि संधि करना है तो वहाँ पर वह संधि कर सकता था। यानी कि अपवाद स्वरूप, यानी आपात समय में क्या था कि वह आपात समय में वह बिना गवर्नर जनरल, आपात समय में वह बिना गवर्नर जनरल की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता था, की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता था, कार्य कर सकता था। और यह जो आपात समय में जो बिना गवर्नर जनरल की सलाह से भी जो कार्य कर सकता था, इसे दूर किया जाएगा जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाएगा 1784 का, उस समय, है ना। उसे पूर्ण रूप से क्या करेगा कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन कर दिया जाएगा। 1781 का एक्ट में उसे नहीं किया जाता है, ठीक है। और देखिए क्या है कि इसे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे लिख देते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका जो नियुक्ति करता था वो करता था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसका नियुक्ति कौन करता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, साथ ही क्या कि मद्रास का जो गवर्नर है, बम्बई का जो गवर्नर है, उसको नियुक्त कौन करता था, COD, ठीक है। तो COD को भी यहीं पर क्या कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं ना कहीं उसे काफ़ी नियंत्रित किया गया। उसका संख्या, सदस्य संख्या कितना कर दिया था, 24, और उनका जो कार्यकाल है वह कर दिया जाता है 4 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्ष। साथ ही क्या कि प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य क्या होगा, रिटायर हो जाएंगे, रिटायर, तथा पुनः नियुक्ति नहीं होगा, यहाँ पर पुनः नियुक्ति नहीं होगा। यानी क्या कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके शेयर जो होल्डर थे उन्हीं का सदस्य वहाँ पर बैठते थे, ठीक है। तो उसका संख्या कहीं ना कहीं रेगुलेट किया गया, उसका सदस्य संख्या कितना कर दिया गया, 24, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कर दिया 4 वर्ष, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष में क्या है कि 1/4 सदस्य क्या कि रिटायर हो जाते थे, वह क्या कि पुनः नियुक्ति नहीं होता था उनका, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट किया गया था किससे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ है, तो इंग्लैंड में था, ठीक है, इंडिया में बनी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था कि कंपनी के शेयर होल्डर थे, कंपनी के
शेयर होल्डर थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भेज रहा है ना, मद्रास के गवर्नर को भेज रहा है, आपका जाकर बम्बई के गवर्नर को भेज रहा है। तो सीओडी का कार्य कहीं ना कहीं, जब पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें जो यह गवर्नर जनरल को भेज रहा है, गवर्नर को भेज रहा है, उसे भेजने का अधिकार दे दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, 1784 का एक्ट में क्या होता है कि जो सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समांतर एक अन्य संस्था का गठन किया जाता है, वही इंग्लैंड में ही। ठीक है, और उसका क्या है कि उसे प्रशासनिक अधिकार दे दिया जाता है, यानी जो पावर इसके पास है, व्यापारिक पावर छोड़कर सारे पावर उसको दे दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा कि गवर्नर जनरल को नियुक्त करेगा, है ना, भारत में कौन आएगा, और फिर जो मद्रास का जो गवर्नर है उसको भी कौन भेजेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन कब, 1784 के बाद। अभी तक कौन भेज रहा है, अभी तक वह सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अभी तक भेज रहे हैं। ठीक है, साथ इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1774 में कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, 1774 में क्या है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। देखिए क्या है कि उस समय अंग्रेज कंपनी जो था वह कहीं ना कहीं यहाँ पर अस्थायी हो चुका था, है ना, उसका प्रशासन चल रहा था। तो ऐसे में क्या कि कंपनी के कर्मचारियों के बीच भी कभी क्या होता था कि उसके मतभेद हो जाता था। तो उन मतभेदों को कहीं ना कहीं इंग्लैंड तो हर बार तो मामला ले जाना संभव नहीं था, उसके लिए क्या किया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1774 में। ठीक है, लेकिन वहाँ पर गलती क्या हुआ था कि जो शक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल था वह परम शक्तिशाली था फिलहाल अभी तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, जैसे ही क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को बोल दिया जाता है कि ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही जो ब्रिटिश भारत में रह रहे हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही वैसे ब्रिटिश जो कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अधीन है वह सब। ठीक है, आप उसके फैसला को, यानी कि आपके न्यायिक क्षेत्र के अधीन है वो लोग। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं यहाँ पर यह लगने लगता है कि हमारे अधीन गवर्नर जनरल भी है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल भी है, मद्रास का गवर्नर है ना, और बम्बई का गवर्नर है। तो कभी कभी क्या होता था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के खिलाफ भी कभी कभी क्या है कि वह फैसला सुना देता था। ठीक है, और कभी कभी क्या है कि गवर्नर के खिलाफ भी वो फैसला सुनाता था, यानी कि कभी क्या होता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को फटकार लगा दिया, कभी मद्रास के गवर्नर को फटकार लगा दिया, है ना, कभी बम्बई के गवर्नर को फटकार लगा दिया। साथ ही कर्मचारियों का क्या था कि उसका तो जो भी था फैसला वो देता ही था हालांकि, लेकिन मेन मुद्दा था यहाँ पर किस परम जो सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है कि गवर्नर जनरल के हाथ में है। यदि आज के समय में यदि मैं बोलूँ तो गवर्नर जनरल का जो शक्ति पहले था, आज के समय में क्या है कि जैसे मोदी जी हैं भी, है ना, वह कार्यपालिका है। ठीक है, और आज के सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है कि न्याय करने का कार्य उनको सौंपा गया है। तो वैसा ही कुछ ढांचा धीरे धीरे तैयार होगा, है ना। और जो आज का हम लोगों को जो व्यवस्था देखने को मिलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन्हीं का एक क्रम विकास है कौन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये जो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनको कहीं ना कहीं इनका शक्ति को कम किया जाएगा कब, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब लाया जाएगा उस समय उसको कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो 73 में क्या किया, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच क्या होगा कि काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लगभग 7 साल के दौरान। ठीक है, तो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया। और क्या प्रावधान किया गया था, जैसे कि कर्मचारी था, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी को क्या किया कि निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, निजी व्यापार। ठीक है,
जैसे कि उपहार, रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। ठीक, तो और इसमें देखिए क्या गड़बड़ होगा, जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है, उसकी सहायता के लिए क्या है कि 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, लेकिन 4 सदस्य जो हैं, 4 सदस्य और एक हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, मिलकर 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि गवर्नर जनरल को कहीं ना कहीं वीटो का शक्ति नहीं था, यानी निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास नहीं था, यानी कि 5 में से जिधर ही 3 व्यक्ति हो जाता था, यानी 3 सदस्य जिधर भी हो गया, फैसला 3 के पक्ष में चल जाता था, भले ही गवर्नर जनरल उधर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इसी को दूर किया जाएगा कब, 1781 का जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाएगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कि प्रावधान इतना हो गया, ठीक है, कंपनी का बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, फर्स्ट वारन हेस्टिंग्स थे, सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, सीओडी का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया, 24 सदस्य थे, प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य क्या होते थे, रिटायर हो जाते थे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आपात समय में क्या था कि इसका अपवाद था, आपात समय में क्या था कि वह बिना गवर्नर जनरल की सलाह के बिना भी वह कार्य कर सकता है। कंपनी के कर्मचारी को क्या कि निजी व्यापार, उपहार या रिश्वत लेना उसे बंद कर दिया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या कमी था, ठीक है। यदि आप कमियों की बात करेंगे तो कमी में क्या था कि जैसे कि कमी को यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कमी में क्या था, जैसे गवर्नर जनरल के पास क्या था कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं था, गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो शक्ति नहीं था, वीटो शक्ति नहीं था, ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय और कहीं ना कहीं बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच क्या था कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, ठीक है। भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया था, ठीक है। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा था, उस समय जो ब्रिटिश का जो संसद है वहाँ पर जोरों से यह बात चल रहा था कि कहीं ना कहीं जिस कंपनी को हम लोग भेजे हैं पूरब की ओर, वह कंपनी क्या है कि भारत में जाकर कहीं ना कहीं वह वहाँ पर वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है ना, वहाँ के लोगों का दमन कर रहा है, वहाँ के लोगों को शोषण कर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि ब्रिटेन का नाम खराब होगा, ऐसे में हम लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन कंपनी जो ब्रिटिश संसद हैं, देखिए इस प्रकार का एक्ट बनाते हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीकृत दृष्टि से जिस प्रकार का प्रशासन कर सके, यानी कि क्या कि कंपनी से मतलब जो बंगाल है, जो भारतीय क्षेत्र है, कंपनी से क्राउन के हाथों में किस प्रकार से जाएगा, उस प्रकार का ढांचा कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाएगा। जब 81 का एक्ट पढ़ोगे, 84 का पढ़ोगे, है ना, आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्राउन जो थे उन्होंने कंपनी से देश को अपने हाथ में लिया और वह यहाँ का जो शासक बन बैठा, ठीक है। यानी बात हो रहा था भारतीयों का, लेकिन भारतीयों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, ठीक है। तो भारतीयों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो प्रावधान में इतना देख लिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि इसका महत्व क्या है। महत्व भी कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या है कि केंद्रीकृत दृष्टि से पहली बार ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्या कि प्रशासन करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो उसी को लिखते हैं केंद्रीकृत दृष्टि से, केंद्रीकृत दृष्टि से भारत में पहली बार
भारत में पहली बार प्रशासन का प्रयास, प्रशासन का प्रयास, ठीक है। केंद्रीकृत दृष्टि से भारत में पहली बार प्रशासन का प्रयास। सेकेंड क्या था कि यहाँ पर देखिए महत्व क्या था कि संविधान के संवैधानिक जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना था, है ना। वहाँ पर क्या था कि जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, 1784 का फिर इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1786 का जो कार्नवालिस के लिए आएगा, है ना। ऐसे करके आपको एक क्रम मिलेगा देखने को। 1786 के बाद क्या आएगा, 1793 का एक्ट आएगा, 1813 का आएगा, 1833 का आएगा, 1853 का आएगा, 1858 का आएगा, ठीक है। फिर जाकर 1909 में आएगा, फिर 1919 में आएगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, तो भारत शासन अधिनियम का कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यही कहीं ना कहीं कि आगे जब इसमें सुधार होते होते क्या कि वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के रूप में वो एक परिवर्तित होता है। तो भारत का जो संविधान था, संविधान की शुरू हो जाता है यहाँ पर, है ना। संवैधानिक इतिहास का शुरुआत भारत में क्या है कि भारत में संवैधानिक युग का शुरुआत, संवैधानिक युग का शुरुआत, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसे केंद्रीकृत दृष्टि से भारत में पहली बार प्रशासन का प्रयास किया गया, भारत में संवैधानिक युग का शुरुआत होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कंपनी के कर्मचारी को क्या कि निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, तो वहाँ तक ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि कमी में क्या कि गवर्नर जनरल का कोई वीटो शक्ति नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नर जनरल की 20 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन था, ठीक है। भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया, यह भी ठीक है। भारत में संवैधानिक युग का शुरुआत होता है, केंद्रीकृत दृष्टि से भारत में पहली बार प्रशासन का प्रयास किया जाता है, ठीक। और क्या कि एक था इसमें और, जैसे कि कंपनी के कार्यों को यहाँ पे लिखते हैं, कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिला। यानी क्या है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद भी इस बात को स्वीकार चुके थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि भारत ने कहीं ना कहीं क्या कि कंपनी ने कहीं ना कहीं क्या कि वह भारत पर वह अपना अधिकार जमा चुका है, ठीक है। तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार क्या है कि मान्यता मिला, कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब इसमें देखिए एक कमी क्या निकल के आएगा, जैसे कि गवर्नर जनरल, कमी को मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नर जनरल के बीच क्या होगा, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, जिससे क्या होता है कि दोनों के मध्य में टकराव होगा, ठीक है। और दोनों के मध्य में टकराव होगा और यही टकराव का नतीजा होगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो इन्हीं टकराव का फल क्या होगा, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है ना, बंदोबस्त नियम जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या है कि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के पावर को एकदम घटा दिया जाएगा। उसके बाद काम होगा उसका, ठीक है। फिर आगे जाकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। तो 1781 का जब एक्ट हम लोग देखेंगे तो उसको क्या है कि यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। देखिए शुरू किए थे यहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। प्रावधान क्या क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। जिधर जिधर एरो जा रहा है उधर उधर ही आपको पढ़ना है। बंगाल का गवर्नर जनरल नया नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ से उतरोगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग लिख दिए। दूसरा एरो खींचे यहाँ पर, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का कार्य क्या था, गवर्नर जनरल को सलाह देना। नीचे वाला काम खत्म हो गया, यानी यहाँ तक क्या हो काम खत्म, समझ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है।
इसका जब पढ़ेंगे तो ऊपर फिर पहुंचेंगे, देखेंगे अपवाद। अपवाद क्या है कि आपात समय में वह बिना गवर्नर जनरल की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। तो यह हो गया इसका अपवाद, ठीक है। अब देखिए एक एरो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से एक एरो नीचे आ रहा है, हम लोग चाहेंगे तो नीचे से भी एक एरो ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। नीचे से हम लोग कहाँ ले गए ऊपर, तो क्या है वहाँ पर COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या है कि संख्या कितना कर दिया गया 24, यानी नंबर कितना कर दिया उसका, सदस्यों की संख्या 24। कार्यकाल कितना रहा 4 वर्ष का। प्रत्येक वर्ष क्या था कि 1/4 सदस्य क्या कि रिटायर हो जाते थे, तथा क्या कि पुनर्नियुक्ति उसका नहीं होता था, ठीक है। COD कहाँ थे, इंग्लैंड में। COD क्या था, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके शेयर होल्डर के सदस्य वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक। तो यहाँ तक क्या है कि हम लोगों का काम कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ से फिर पहुँचेंगे कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार उपहार रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, ठीक। यानी प्रावधान इसका हम लोग का क्या हुआ, लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कमी में क्या होगा कि गवर्नर जनरल के कोई वीटो शक्ति नहीं था, यानी गवर्नर जनरल को कोई वीटो शक्ति नहीं था, कोई वीटो शक्ति प्राप्त नहीं था, यहाँ पे कर लेना प्राप्त, वीटो शक्ति प्राप्त नहीं था, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच क्या है कि शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, ठीक है। भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया था, हालांकि बात हुआ था भारतीयों का ही। और इसके महत्व क्या है कि भारत में संवैधानिक युग का शुरुआत होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर केंद्रीकृत दृष्टि से भारत में पहली बार प्रशासन का प्रयास किया जाता है। कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पहली बार क्या है कि मान्यता मिलता है, ठीक है। तो इसको